हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यहाँ सब। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि हमने आपके लिए छांट के लाए हैं। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और प्रीवियस ईयर में से ही आगे के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, क्या कारण है कि मनुष्य के वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं? इसका कारण जानना चाहा है। तो इसका उत्तर है, मनुष्य के वृषण उदर के बाहर होते ताकि शुक्राणु उदरीय गर्मी से बचकर जीवित रह सके। मनुष्य में वृषण शरीर से बाहर वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। वृषण कोश का तापमान शरीर के तापमान से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जिस पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शरीर का तापमान अधिक होने के कारण शरीर के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण संभव नहीं है। अतः जन्म के समय वृषण अपने मूल स्थान से हटकर वृषण कोश में आ जाते हैं। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे हम, चिकित्सकीय गर्भ समापन क्या है? तो चिकित्सकीय गर्भ समापन एक अधिनियम कानून है जिसके तहत अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाया जा सकता है। कानून कुछ विशेष परिस्थितियों में इसकी इजाज़त देता है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की चिकित्सीय गर्भ समापन सेवाओं के बारे में जानना जरूरी है। वे जरूरतमंद महिलाओं को सही जानकारी दे सकते हैं। इससे महिलाओं को नीम हकीम के पास जाने से रोका जा सकता है। गर्भ समापन कानून के बारे में हम जानेंगे। तो इसमें है, सरकार ने गर्भ समापन को आर्थिक, सामाजिक एवं मानवीय दृष्टिकोण से देखा है और इसे एक कल्याणकारी कदम बनाया है। इसलिए सन 1971 में चिकित्सीय गर्भ समापन कानून बनाया गया है तथा वर्ष 2002 में कानून में आवश्यक संशोधन किए गए। इस कानून के अंतर्गत महिलाएं कुछ विशेष परिस्थितियों में सरकारी अस्पताल में या सरकार की ओर से अधिकृत किसी भी अस्पताल या चिकित्सा केंद्र में प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा गर्भपात करा सकती है। गर्भ समापन के लिए गर्भ के किसी सदस्य की लिखित इजाज़त की जरूरत नहीं होती है, लेकिन 18 वर्ष से कम आयु की महिलाओं अथवा जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो लेकिन जो पागल हो को माता पिता या पति की जानकारी होना जरूरी है। उनकी लिखित इजाज़त की आवश्यकता पड़ेगी। 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को केवल स्वयं की लिखित स्वीकृति ही देनी जरूरी है। नेक्स्ट देखेंगे हम, कायिक संकरण किसे कहते हैं और एक उदाहरण दीजिए। तो इसके बारे में हम जानेंगे। कायिक संकरण के, वैज्ञानिकों ने पादपों से एकल कोशिकाएं अलग की है तथा उनकी कोशिका भित्ति का पाचन हो जाने से प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरा नग्न प्रोटोप्लास्ट पृथक किया जा सकता है। प्रत्येक किस्म में वांछनीय लक्षण विद्यमान होते हैं। पादपों की दो विभिन्न किस्मों से अलग किया गया प्रोटोप्लास्ट युग्मित होकर संकर प्रोटोप्लास्ट उत्पन्न करता है, जो आगे चलकर नए पादप को जन्म देता है। यह संकर कायिक संकर कहलाता है तथा यह प्रक्रम कायिक संकरण कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे हम, स्पाइरुलिना का आर्थिक महत्व लिखिए। तो इसके बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा था, तो इसके बारे में हम जानेंगे। सुपरफूड के नाम से मशहूर स्पुरुलिना झीलों और प्रकृति झरनों आदि में पाया जाता है, इसलिए इस जलीय वनस्पति भी कहा जाता है। गहरे नीले रंग का स्पुरुलिना में कई आश्चर्यजनक रूप से सभी खाद्य पदार्थों से ज्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। स्पुरुलिना एक ऐसा तत्व है जो किसी भी प्रकार के पानी, साफ या खारा में पैदा हो जाता है। इसका इस्तेमाल प्राचीन काल से होता आ रहा है, लेकिन इसने सुर्खियां तब बटोरी जब पता लगा कि नासा द्वारा इसे अंतरिक्ष में भी उगाया जा सकता है। वैसे तो स्पुरुलिना कैप्सूल या पाउडर के रूप में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। स्पुरुलिना के एक चम्मच में लगभग, जो कि चम्मच में 7 ग्राम आता है, में 4 ग्राम प्रोटीन, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, कॉपर और आयरन होते हैं। कम लागत में अधिक फायदा देने के कारण इसका आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा है। दिन प्रतिदिन इसका बाजार में बढ़ता जा ही रहा है उपयोग। किसान इसकी कमी को पूरा करने के लिए फसल का उत्पादन भी कर रहे हैं। शैवाल का उपयोग 3 क्षेत्रों कृषि, उद्योग और चिकित्सा में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। पिछले 20 वर्षों से कृषि में शैवाल के उपयोग पर अनेक महत्वपूर्ण बातें स्थिर की गई है। प्रयोगशालाओं में अनुसंधान करने से पता चला कि शैवाल वायु में
वायु से जो नाइट्रोजन होता है उसको लेकर मिट्टी में नाइट्रोजन के यौगिकों को परिणत या स्थिरीकरण करता है। पौधों के लिए नाइट्रोजन अत्यधिक उपयोगी पोषक तत्व है। इस कारण शैवाल की महत्ता बढ़ जाती है। यह नाइट्रोजन को स्थिर करके मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है और फसल में वृद्धि करता है। भारत में अनेक वैज्ञानिकों के अनुसंधान में यह पाया गया कि शैवाल द्वारा प्रायः 20 से लेकर 30 पाउंड प्रति एकड़ तक नाइट्रोजन की वृद्धि मिट्टी में स्थिर करती है। केवल मिक्सोफाइसिस जाति के शैवाल ही इस कार्य में प्रवीण पाए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम जैव आवर्धन का तात्पर्य। तो जैव आवर्धन के बारे में पूछा है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। जैव आवर्धन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। जैव आवर्धन का तात्पर्य है क्रमिक पोषण स्तर पर अविषाक्त की सांद्रता में वृद्धि का होना। इसका कारण है जीव द्वारा संग्रहित अविषालु पदार्थ उपापचित या उत्सर्जित नहीं हो सकता है और इस प्रकार यह अगले उच्चतर पोषण स्तर पर पहुंच जाता है। ये पदार्थ खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तरों के जीवों में धीरे धीरे संचित होते रहते हैं। खाद्य श्रृंखला में इन्हें सबसे पहले पौधों द्वारा प्राप्त किया जाता है। पौधों से इन पदार्थों को उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त किया जाता है। उद्योगों के अपशिष्ट जल में प्राय विद्यमान कुछ विषैले पदार्थों में जलीय खाद्य श्रृंखला आवर्धन कहते हैं इसे। इस परिघटना पारा डीडीटी के लिए सुविदित है। क्रमिक पोषण स्तरों पर डीडीटी की सांद्रता बढ़ जाती है। यदि जल में यह सांद्रता 0.003 ppb से आरंभ होती है तो अंत में जैव आवर्धन के द्वारा मत्स्य भक्षी पक्षियों में बढ़कर 25 ppm हो जाती है। पक्षियों में डीडीटी की उच्च सांद्रता कैल्शियम उपापचय को नुकसान पहुंचाती है, जिसके कारण अंड कवच पतला हो जाता है और यह समय से पहले फट जाता है, जिसके कारण पक्षी समष्टि की संख्या में कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम जैव विविधता के जैविक संगठन के स्तर के नाम। इसके बारे में हमसे पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैव विविधता शब्द सामाजिक जीव वैज्ञानिक एडवर्ड विल्सन द्वारा जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर उपस्थित विविधता को दर्शाने के लिए प्रचलित किया गया है। इसके महत्वपूर्ण निम्न फैक्ट हम जानेंगे। अनुवांशिक विविधता एक जाति अनुवांशिक स्तर पर पहले वितरण क्षेत्र में बहुत विविधता दर्शा सकती है। हिमालय की विभिन्न श्रेणियों में उगने वाला औषधीय पादप राउवोल्फिया वोमेटोरिया की अनुवांशिक विविधता इसके द्वारा उत्पादित सक्रिय रसायन रेस्टरिपिन की क्षमता तथा सांद्रता से संबंधित हो सकती है। भारत में 50,000 से अधिक अनुवांशिक रूप से भिन्न धान की तथा 1,000 से अधिक आम की जातियां है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके महत्वपूर्ण तथ्य जातीय स्पीसीज या विविधता इसके बारे में। यह विभिन्नता जाति स्तर पर है। उदाहरणार्थ पश्चिमी घाट की उभयचर जातियों की विविधता पूर्वी घाट से अधिक है। नेक्स्ट देखेंगे पारिस्थितिकीय विविधता। यह विविधता परितंत्र स्तर पर है, जैसे कि भारत के रेगिस्तान वर्षावन गरान मैंग्रोव जिसे कहा जाता है, प्रवात भित्ति जिसे कोरल रीफ कहा जाता है, आर्द्र भूमि ज्वारननबोक जिसे एस्चुरी कहा जाता है तथा अल्पाइन सार्दर जिसे मेडोस कहा जाता है कि परितंत्र विभिन्नता स्किडेनवियाई जैसे देश जैसे नॉर्वे से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम डीएनए से एमआरएनए के निर्माण की क्रियाविधि का वर्णन लिखिए। हमसे पूछा गया था कि डीएनए से एमआरएनए के निर्माण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो हालांकि सभी महत्वपूर्ण होते हैं, इनको पढ़ना चाहिए। सिस्ट्रेन आरएनए डीएनए सिस्ट्रॉनी डीएनए से एमआरएनए तक का आनुवंशिक सूचना प्रवाह ट्रांसक्रिप्शन अनुलेख कहलाता है। यह निम्न चरणों में होता है, तो इसके हम चरण देखेंगे। सिस्ट्रानी डीएनए संश्लेषित किए जाने वाले प्रोटीन के लिए सूचना वहन करता है। यह हेलिकेस व टोपोआइसोमेरेज प्रगमकीय की उपस्थिति में होता है। आरएनए पॉलीमरेज एमआरएनए के संश्लेषण को उत्प्रेरित करना आरंभ करता है, जो एक प्रोटीन सिग्मा कारक द्वारा संकेतित होता है। एमआरएनए सिस्ट्रॉनी डीएनए के पूरक के रूप में संश्लेषित होता है। ये कारक आरएचओ फैक्टर कारक आरएनए पॉलीमरेज को अनुलेखन को संकेत पूर्ण करने की ओर ले जाता है।
डीएनए का तंतु जिसमें विशेष प्रोटीन के अनुलेखन के लिए कोड विद्यमान होता है उसे संवेदी रज्जु कहते हैं। विपरीत तंतु पूरक को प्रतिसंवेदी रज्जु कहते हैं जिसका अनुलेखन नहीं होता है। डीएनए से एमआरएनए के निर्माण की क्रियाविधि, तो इसमें हम देखेंगे यूकेरियोटों में एचएनआरएनए सिस्टोन डीएनए के अंकुरित होने के पश्चात न्यूक्लियस के अंदर संश्लेषित होता है। यह एचएनआरएनए नामक एक बड़ा आरएनए अणु है जो कि आरएनए पॉलीमरेज की उपस्थिति में संश्लेषित होता है। एचएनआरएनए संवेदी रज्जु के अनुलेखन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है था प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र को चित्र सहित लिखिए। तो ये हमने प्लाज्मोडियम के जीवन चित्र का चक्रण आपको दिया हुआ है, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। ये डायग्राम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहित मल उपचार के बीच पाए जाने वाले मुख्य अंतर लिखिए। तो इसके बारे में हम जानेंगे। वाहित मल का उपचार वाहित मल संयंत्र से किया जाता है जिसमें यह प्रदूषण मुक्त हो सकते हैं। यह उपचार 2 चरणों में संपन्न होता है। तो इसमें प्राथमिक उपचार, तो प्राथमिक उपचार में मुख्यतः बड़े छोटे कणों को भौतिक क्रियाओं जैसे अवसादन, पल्लवन आदि द्वारा अलग किया जाता है। सबसे पहले तैरते हुए कूड़े करकट को नियंत्रण द्वारा हटा दिया जाता है। इसके बाद ग्रिट, मृदा तथा छोटे कणों को अवसादन द्वारा पृथक किया जाता है। बारीक कण प्राथमिक स्लज के रूप में नीचे बैठ जाते हैं और पल्लवी बहिस्राव का निर्माण होता है। बहिस्राव का प्राथमिक उपचार टैंक से द्वितीयक उपचार के लिए ले जाया जाता है। द्वितीयक उपचार के बारे में जानेंगे। द्वितीयक उपचार में सूक्ष्म जीवधारियों का उपयोग किया जाता है, जैसे ऑक्सीकरण ताल एक उथला जलाशय होता है जिसमें वाहित मल एकत्रित किया जाता है। इसमें कार्बनिक पदार्थ अधिक होने के कारण शैवाल और जीवाणुओं की अच्छी वृद्धि होने लगती है। जीवाणु अपघटन कहते हैं, तो जीवाणु जो होते हैं वो अपघटन करते हैं और शैवाल उनसे उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में विमोचित ऑक्सीजन जल को दूषित होने से बचाती है। इस प्रकार ऑक्सीकरण ताल शैवाल और जीवाणुओं के बीच सहजीविता का उदाहरण है। ऑक्सीजन ताल में होने वाली क्रियाओं द्वारा संक्रामक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के पश्चात केवल नुकसान न देने वाले पदार्थ ही रह जाते हैं। द्वितीयक उपचार के पश्चात प्लांट से बहिस्राव का सामान्यतः जल के प्राकृतिक स्रोत जैसे नदियों, झरनों आदि में छोड़ दिया जाता है अथवा तृतीयक उपचार हेतु रासायनिक क्रियाविधियों द्वारा इससे नाइट्रोजन एवं फास्फोरस लवणों को पृथक करने के पश्चात बहिस्राव को जलाशय में मुक्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अनुप्रवाह संसाधन का चित्र सहित संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इस बारे में हमसे पूछा गया था, तो इसके बारे में हम देखेंगे। अनुप्रवाह संसाधन जैव संश्लेषित अवस्था के पूर्ण होने के बाद परिष्कृत तैयार होने व विपणन के लिए भेजे जाने से पहले कई प्रक्रमों से होकर गुजरता है। इन प्रक्रमों में पृथक्करण व शोधन सम्मिलित है और इसे सामूहिक रूप से अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। उत्पाद को उचित परिरक्षक के साथ संरूपित करते हैं। औषधि के मामले में ऐसे संरूपण फार्मूलेशन को चिकित्सकीय परीक्षण से गुजारते हैं। प्रत्येक उत्पादन के लिए सुनिश्चित गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण की भी आवश्यकता होती है। अनुप्रवाह संसाधन व गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण प्रत्येक उत्पाद के लिए भिन्न भिन्न होता है। इसकी जो चक्र है इसका डायग्राम हमने आपको दिया हुआ है, तो इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना। ये हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे जो कि जीव विज्ञान के है, प्रीवियस ईयर के है। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि आपका जो पैटर्न चेंज हुआ वो प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर ही है। तो इसको अच्छे से देखें और इस प्रकार की हम वीडियो आगे भी देते रहेंगे, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।